कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने जो सेल्स का चैप्टर शुरुआत की थी, सेल्स के चैप्टर में हमें सेल्स के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में हमें स्टडी कर ली थी। जो सेल्स के जो चैप्टर है उसमें जो लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है वो है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हिंदी में कोशिका विभाजन कहा जाता है। सेल डिवीजन के अंदर इसकी जो डेफिनेशन होती है, किसी भी एक कोशिका यानी जो मातृ कोशिका होती है उसमें विभाजन द्वारा नई जो कोशिका का निर्माण होता है। यानी एक कोशिका होती है जिसमें विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनती है, यानी पुत्री कोशिकाएं बनती है। उन कोशिकाओं का निर्माण ही जो कोशिका डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, वो कहलाता है। कोशिका डिवीजन यानी सेल डिवीजन की जो अवधारणा है वो रुडोल्फ किरचॉफ ने दी थी। इन्होंने एक जो परिभाषा दी, अमाइनिस ई सेलुल इन सेलुला, यानी इन्होंने यह बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं में विभाजन द्वारा बनता है। यानी एक वैज्ञानिक हुए रुडोल्फ किरचॉफ, जिन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनती जाती है। सेल साइकिल, जो सेल चक्र होता है, जो कोशिका चक्र होता है, वो किसी एक कोशिकाओं में विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण व उनके विभाजन तक संपूर्ण प्रक्रिया। यानी कोई एक कोशिका होती है जिसमें विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का बनना और उनके विभाजन तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो सेल साइकिल के अंतर्गत आती है। सेल साइकिल में जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो नई कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको जो दो वैज्ञानिक हुए, एक तो हावर्ड और एक पेल्प नामक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने 4 प्रावस्था में इस विभाजन की प्रक्रिया को पूरा बताया है। और जो हावर्ड और पेल्प वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो विभाजन की पूरी प्रक्रिया जो एक अवस्था से लेकर 4 अवस्था तक जो भी प्रक्रिया होती है उसको इन अवस्थाओं में बताया है। पहली जो अवस्था है उसको G1 अवस्था यानी प्रथम वृद्धि काल कहा जाता है। इस प्रथम वृद्धि काल के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसमें आरएनए, प्रोटीन और एटीपी का निर्माण होना चालू हो जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो अवस्था होती है, सबसे जटिल और लंबी प्रावस्था होती है, यानी यह लगभग 12 घंटे की प्रावस्था होती है। इसमें डीएनए संश्लेषण हेतु न्यूक्लियोटाइड का निर्माण भी इस प्रावस्था में अंतर्गत होता है। दूसरी जो स्टेज होती है एस अवस्था, यानी इस अवस्था को संश्लेषी काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए का निर्माण होता है और इसकी जो अवधि होती है वो 6 से 8 घंटे के बीच में होती है। तीसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है G2 अवस्था, यानी द्वितीयक वृद्धि काल। G2 अवस्था को द्वितीयक वृद्धि काल कहा जाता है। इस G2 अवस्था के अंतर्गत कोशिका विभाजन की तैयारी हो जाती है, यानी कोशिका विभाजन के लिए जो सेल्स होती है वो डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होने के लिए वो अपने आप में तैयार हो जाती है। यह है इसकी जो अवधि होती है 3-4 घंटे की होती है और इसमें एटीपी, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। चौथी जो अवस्था इन्होंने बताई है एम अवस्था, यानी यह विभाजन की अवस्था कहलाती है। इसमें कोशिका का विभाजन हो जाता है। यह चारों अवस्थाएं हावर्ड और पेल्प ने जो कोशिका विभाजन होता है उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसके बारे में ये 4 अवस्थाएं बताई है। अब इसके बाद में सेल साइकिल के बाद में हम जो विभाजन होता है वो 3 टाइप का होता है, यानी जो विभाजन जो सेल डिवीजन होता है वो 3 टाइप का होता है, वो हम स्टडी करते हैं। सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के अंदर जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो 3 प्रकार से होता है। जो पहला विभाजन होता है उसको एमियोमिटोसिस कहा जाता है, यानी इसको असूत्री विभाजन कहा जाता है। जो असूत्री विभाजन होता है वो इसकी जो खोज करी है रोवर रिमेक नामक वैज्ञानिक ने करी थी और यह चूजे के भ्रूण में की थी। यानी जो असूत्री विभाजन होता है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें ही पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इन सभी जीवों में असूत्री विभाजन पाया जाता है। और 2 प्रकार और जिसको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसको मिटोसिस कहा जाता है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको इंग्लिश में मियोसिस कहलाता है। जो समसूत्री विभाजन होता है यानी मिटोसिस होता है
इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी विभाजन के बाद जो गुणसूत्र होते हैं, जो समसूत्री विभाजन में तो संख्या समान बनी रहती है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें संख्या आधी हो जाती है। और यह जो समसूत्री विभाजन होता है ये पादप और जंतुओं की जो कायी कोशिकाएं होती है उसमें ही पाया जाता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह शारीरिक वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। यानी समसूत्री विभाजन जो देखते हैं कायी कोशिकाओं में जो पाया जाता है, इसमें जो विभाजन होता है वो शारीरिक वृद्धि के लिए, और उसकी जो मरम्मत होती है, जो शारीरिक वृद्धि जो ग्रोथ होती है बढ़ती जाती है, वो समसूत्री विभाजन के अनुसार ही बढ़ती है। और यह जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मियोसिस होता है, ये हमारे शरीर की उच्च विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी उच्च विकास का अर्थ होता है हमारा शरीर आगे से आगे नई कोशिकाओं में विभाजन होता जाता है और नए जीव का निर्माण होता जाता है। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसीलिए रहती है क्योंकि जो ध्रुव होते हैं, जो दोनों तरफ जो आगे हम अध्ययन करेंगे अवस्थाओं में जो ध्रुव होते हैं उन पर डायरेक्ट अर्ध गुणसूत्र पहुंचते हैं। यानी जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें अर्ध गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचते हैं, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। और इसके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन है इनमें जो ध्रुवों पर जो ध्रुव होते हैं उन पर डायरेक्ट गुणसूत्र पहुंचते हैं, यानी अर्ध गुणसूत्र न पहुंचकर गुणसूत्र पहुंचते हैं, इसलिए इनमें इनकी संख्या आधी रह जाती है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह आनुवंशिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है। आनुवंशिक विभिन्नताओं का मतलब होता है जैसे कि एक शरीर यानी जीव का निर्माण गुणसूत्र से मिलकर बना हुआ होता है। मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि जोड़े में पाए जाते हैं, 23 जोड़े में उपस्थित होते हैं। जो 46 गुणसूत्र होते हैं यानी जैसे एक कोई बच्चा का निर्माण यानी बच्चा का जो पैदा होता है उसमें जो गुणसूत्र आते हैं 23 गुणसूत्र अपनी माताजी से और 23 गुणसूत्र अपने पिताजी से, यानी दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। जो समसूत्री विभाजन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है केंद्रक विभाजन, यानी न्यूक्लियस का जो विभाजन होता है उसको केंद्रक विभाजन कहते हैं, और इसको एक और नाम कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। और समसूत्री विभाजन का दूसरा प्रकार जो होता है कोशिका द्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसका भी विभाजन होता है समसूत्री विभाजन के अंतर्गत। जो कोशिका विभाजन होता है उसको साइटोकाइनेसिस नाम दिया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन भी दो प्रकार से पाया जाता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो दोस्तों